हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा संसद का ये भाग 2 है। इससे पहले हमने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे लेक्चर कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम प्रश्नकाल, शून्यकाल, धन विधेयक, वित्त विधेयक, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है और संसद में किस प्रकार की समितियां होती है, किस प्रकार से कार्रवाइयां होती है, उस पर नज़र डालेंगे। और ये हमारा क्विक रिवीजन है, इसलिए हम इसे ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जो CGPS व्यापम वगैरह हो गया, उसमें हमें संविधान को जल्दी रिवीजन करना होता है। उस हिसाब से हम इसको क्विक फास्ट फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और डिटेल से जो वीडियो होगा, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो मैं संविधान का डिटेल से वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम विधेयक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है, ठीक है। विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। विधेयक क्या होता है? कोई भी दस्तावेज जो किसी सदन में रखा जाता है, किस लिए? कानून बनाने के लिए, ठीक है। एक सरल शब्दों में अगर कहूँ मैं, कोई भी दस्तावेज है जिसको कानून बनाने के लिए किसी भी सदन में रखा जाता है, तो वो जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता, राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता, हस्ताक्षर नहीं हो जाता राष्ट्रपति का, तब तक वह क्या रहता है? विधेयक रहता है। और जैसे ही वह जो दस्तावेज है, जो विधेयक है, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, जिस दिन राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वह उस दिन से अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, आई होप, ठीक है। तो हम देखते हैं कि विधेयक किस प्रकार के होते हैं। तो हम 2 टाइप के विधेयक पे चर्चा करेंगे, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। सरकारी विधेयक होता है जो सरकार, जो कैबिनेट में मंत्री है, जो मंत्री पद पर है, वह सरकार जो विधेयक प्रस्तुत करेंगे वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। और गैर सरकारी विधेयक मतलब जो निजी सदस्य होते हैं। निजी सदस्य मतलब जिनके पास कोई भी मंत्री पद नहीं होता, ठीक है। चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के हो या विपक्षी पार्टी के हो, जिनके पास कोई भी मंत्री पद नहीं होता, वो निजी सदस्य कहलाते हैं। तो जो निजी सदस्य हैं वो कोई विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 4 प्रकार के विधेयक के बारे में देखेंगे। एक धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें आखिर। तो धन विधेयक के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको ये फैक्ट हमेशा याद रखना है कि धन विधेयक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 110 में है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद 110 में है। केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल किसी मंत्री द्वारा ही, यानी सरकारी सदस्य द्वारा ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। कौन पेश करेगा? सरकारी सदस्य, मंत्री, ठीक है। और अब जैसे कोई विधेयक जैसे वित्त से संबंधित है, वित्त से संबंधित विधेयक को ही धन विधेयक कहेंगे। और क्या डिफरेंस रहता है वित्त विधेयक में, धन विधेयक में? कैसे पता चलेगा कि ये धन विधेयक है ना? तो इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के पास जब ये जाएगा, जो वित्त विधेयक है वो जाएगा, वित्त से संबंधित विधेयक, तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेगा। जो उसमें क्लॉसेज हैं उसके अकॉर्डिंग, बहुत लंबा रहता है सब चीज़, उसको चेक करेगा, उसके बाद बताएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? अनुच्छेद 110 में है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो धन विधेयक है, अगर आपको किसी लोकसभा में रखना है तो इससे पहले आपको, जो भी सदस्य होगा, मंत्री होगा, वह सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी आवश्यक है। ये वित्तीय विषयों से संबंधित होता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार नहीं है। न राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकती है, ना उसे
पारित करने से मना कर सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में एकदम सीमित नहीं के बराबर कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है। राज्यसभा उसको अधिकतम अपने पास सिर्फ 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। तो आपको ये 14 दिन याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा क्या कर सकती है, 14 दिन तक उसको रोक कर रख सकती है। और अगर मान लो उसने 14 दिन तक उस धन विधेयक को पारित नहीं किया तो वह स्वयं पारित समझा जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। जैसे यहाँ से हो गया फिर कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति ने तो पूर्वानुमति दे दी है ना, पहले से अनुमति दे दी है, इसलिए वो भी उस पर क्या करेगा, उस अधिनियम को पारित कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं वित्त विधेयक के बारे में। तो ये भी मैंने जैसे बताया, धन विधेयक वित्त विधेयक दोनों में वित्तीय विषय होते हैं और निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष की वित्त विधेयक होगा या धन विधेयक होगा, कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। इसको भी लोकसभा में पेश किया जाता है और इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए भी राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। राज्यसभा को भी इसमें पर्याप्त शक्ति है। जैसे धन विधेयक के बारे में मैंने बताया कि राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, उससे अधिक नहीं। 14 दिन बाद वह स्वयं पारित हो जाता है ना। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है, राज्यसभा के पास पूरा अधिकार है, ठीक है। अब एक इफेक्ट बार बार पूछता है एग्जाम में कि धन विधेयक वित्त विधेयक होता है या वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। तो आपको ये वेन आरेख से ये समझना है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, ठीक है। जो सभी धन विधेयक हैं वो क्या हो सकते हैं, वित्त विधेयक हो सकते हैं। ये फैक्ट है, ये लाइन है, आपको याद रखना है। पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप पहले ये वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है। फिर आपको हमेशा जब भी ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो आपको मैं इसमें बता दूं कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसका अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368, 368, ठीक है। आर्टिकल 368 एकदम याद रखना है, भाग 20 में है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। तो अब इसके बारे में और क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं भी पेश कर सकते हैं। इसको सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, मैंने अभी बताया ना, जो मंत्री है वो भी और जो मंत्री नहीं है वो भी, दोनों पेश कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन कर रहे हैं, इसलिए संविधान संशोधन कर रहे हैं तो हम संयुक्त सत्र नहीं बुला सकते, क्योंकि संयुक्त सत्र बुलाने से मेजॉरिटी मैक्सिमम लोकसभा की ज़्यादा हो जाती है ना, और राज्यसभा का वर्चस्व थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए इसमें संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। और संयुक्त सत्र का जो डिटेलिंग वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे। आपको अभी सिर्फ फैक्ट ये सब याद रखने हैं, ठीक है। संयुक्त सत्र के बारे में मैंने राष्ट्रपति वाले लेक्चर में भी बताया है, लोकसभा वाले लेक्चर में भी बताया है, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। 3 तरह के बहुमत से पास होगा। संविधान संशोधन जो है वह 3 तरह के संशोधन से बहुमत से पास होगा। एक तो साधारण बहुमत से, ठीक है। साधारण बहुमत मतलब क्या होता है, 50+1, ठीक है। साधारण बहुमत मतलब 50+1। विशेष मतलब 2/3 बहुमत, ठीक है। और विशेष प्लस कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन। एक होता है विशेष प्लस कम से कम आधे राज्यों से, है ना। तो जो जीएसटी था वो विशेष प्लस कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन से हुआ है ना। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक का आर्टिकल अनुच्छेद 368 में है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो सरकारी सदस्य हो या गैर सरकारी, मतलब मंत्री हो या मंत्री नहीं हो, दोनों पेश कर सकते हैं। और अगर मान लो ये विधेयक पास नहीं होता किसी सदन में, जैसे लोकसभा में या राज्यसभा में ये विधेयक अटक जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। 3 तरह के बहुमत से पास होगा, एक साधारण, एक विशेष और एक विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति से, ठीक है। साधारण विधेयक के बारे में देखें तो ये भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और किसी भी सदस्य, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है,
ठीक है। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। इसमें राज्यसभा को पूरा अधिकार है। राज्यसभा चाहे तो उसको संशोधित भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, ठीक है। और अगर मान लो किसी सदन में यह साधारण विधेयक अटक जाता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इस कंडीशन में संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। और ज्वाइंट सेशन का प्रावधान किस में है? 108 में। मैंने आपको बताया था। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिए। अब देखते हैं कि अगर मान लो संसद में कार्रवाइयाँ चल रही है, ठीक है, सदन में जो कार्रवाइयाँ चल रही है, तो जो पहला उसमें कुछ वर्ड है जिसको आपको याद रखना है। एक तो प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है वो याद रखना है, ठीक है। प्रश्नकाल क्या होता है वो याद रखना है। तो जो सदन का पहला सत्र होता है, संसद में जब चलता है तो जो पहला सत्र होता है ना 11 से 12 बजे के बीच, उसको क्या कहते हैं? पहला जो समय है 11 से 12 के बजे के बीच का, वो प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें लोक महत्व के किसी भी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पर चर्चा होती है, ठीक है। लोक महत्व के किसी भी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए चर्चा होती है। इसमें दो तरह से, मतलब कैसे पूछा जाएगा? तो जो सांसद है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। सांसद जो है, जितने भी सांसद है, वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने इस फील्ड में क्या क्या कार्य किया, क्या किया, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये जो प्रश्नकाल के जो प्रश्न है वो पहले से निर्धारित होते हैं। कैसे होते हैं? पहले से निर्धारित होते हैं। एक तो जो 10 दिन से ज़्यादा का समय देकर पूछा जाता है, ठीक है। और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न, जो 10 दिन से कम का समय देकर पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्रश्न जो 10 दिन से ज़्यादा अवधि तक जो पूछा जाता है उसको दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित। तारांकित प्रश्न के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार किसी भी एग्जाम में आपको देखने मिलेगा कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ कथन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, आप चूज़ करके बताइए। फिर कूट के हिसाब से आंसर चूज़ करना रहता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो तारांकित प्रश्न होता है उसके ऊपर स्टार लगा रहता है, ठीक है। क्या लगा होता है? स्टार लगा होता है। और जो तारांकित प्रश्न है स्टार लगा है, मतलब आपको सदन में उसका जवाब मौखिक रूप से देना है, ठीक है, मौखिक बोल कर देना है। स्टार लगा है, ठीक है, मौखिक उत्तर देना है। अब चूंकि मौखिक उत्तर दे रहे हैं, हम वहाँ सुन रहे हैं ना, तुरंत सुन रहे हैं, इसलिए हम उस पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कोई जवाब दिया, अगर ये लाइव क्लास होती तो आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करते, क्वेश्चन पूछते, फिर मैं उसका जवाब देती, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप फिर क्वेश्चन पूछते, है ना। तो वैसे ही प्रश्नकाल में जब ये चर्चा होती है, तारांकित प्रश्न में चर्चा होती है, तो उसके उत्तर क्या होते हैं? मौखिक दिए जाते हैं। चूँकि मौखिक उत्तर दिया जा रहा है, इसलिए उस पर क्या हो सकता है? अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अतारांकित प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? अतारांकित प्रश्नों पर स्टार नहीं लगा होता, तभी तो डिफरेंस समझ में आएगा ना। एक लिस्ट है जिसमें क्वेश्चन की पूरी सूची है, किसी में स्टार लगा है, किसी में स्टार नहीं लगा है ना। तो जिसमें स्टार नहीं लगा है वो क्या है? अतारांकित प्रश्न है। और इन प्रश्नों का उत्तर हमको लिखित रूप में देना होता है। जो सदस्य है वो लिखित रूप में देंगे, जो मंत्री है वो क्या करेगा? अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में देगा। तो अब जब लिखित रूप में दे रहा है, पढ़ के सुना ही नहीं रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसने जवाब क्या दिया है? तो क्या हम अनुपूरक प्रश्न पूछ पाएंगे? नहीं पूछ पाएंगे ना। तो इसके अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। मौखिक जवाब दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसलिए हम और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो अनुपूरक प्रश्न किस में पूछे जाएंगे? तारांकित में, जिसके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। अतारांकित जिसके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, उसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नकाल के बाद का समय कहलाता है शून्यकाल, ठीक है। प्रश्नकाल के बाद जो 12 बजे के बाद से 1 बजे तक, लगभग 12 बजे से के बाद से लगभग 1 बजे तक का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल, ठीक है। इसकी जो अवधारणा है भारतीय संविधान से ही मिली है, मतलब भारतीयों ने ही इसको ईजाद किया है। 1960 के दशक में इसका आरंभ हुआ था, ठीक है, 1960 के दशक से। तो आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं हम संसद की समितियाँ, कैसी कैसी समितियाँ होती है। तो हम इसे दो तरह से देखेंगे, एक स्थायी समिति, एक अस्थायी समिति, ठीक है। अस्थायी समिति मतलब कुछ समय कुछ विशेष कार्य को करने के हिसाब से बनाई गई समिति,
है ना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाई गई समिति अस्थायी है। जब वो कार्य पूरा हुआ तो समिति समाप्त हो जाएगी। स्थायी समिति जो हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी समितियाँ होती है संसद में। एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको लोक लेखा समिति के बारे में पता होना चाहिए क्या है आखिर ये लोक लेखा समिति, ठीक है। तो जो लोक लेखा समिति है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होंगे, ठीक है। 22 है टोटल, कितने हैं 22 है, और उसमें से लोकसभा के कितने हैं 15, राज्यसभा के कितने हैं 7। और हमेशा इसका अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष का नेता होगा, ठीक है। लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, विपक्ष का नेता होगा। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि प्राक्कलन समिति में भी ऐसे ही होता है, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसको किसकी जुड़वा बहन कहते हैं, प्राक्कलन समिति की। आपको अच्छे से याद रखना है ये सारे फैक्ट। कुल 22 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष का नेता होगा, और ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, जो कैग है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो अपनी वार्षिक प्रतिवेदन लोक लेखा समिति को सौंपता है और वो उसकी जांच करती है, ठीक है। लोक लेखा समिति क्या करती है, कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम है उसके थ्रू बताती हूँ कि कैग क्या करता है, वार्षिक प्रतिवेदन करता है, ठीक है। कैग जो है वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है और वो उसे राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते जाना है। कैग क्या कर रहा है, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर रहा है, राष्ट्रपति को दे रहा है, राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत करती है और फिर उसको लोक लेखा समिति क्या करती है, जांच करती है, ठीक है। कैग ने वार्षिक प्रतिवेदन बनाया, राष्ट्रपति को सौंपा, राष्ट्रपति ने कहाँ रखा, संसद में, और संसद में प्रस्तुत किया। तो जो लोक लेखा समिति के सदस्य हैं वो उस प्रतिवेदन की क्या करते हैं, जाँच करते हैं, ठीक है। आई होप लोक लेखा समिति आपको समझ में आई होगी। जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष 3 प्रतिवेदन सौंपता है, ठीक है। एक है विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, एक वित्त लेखा पर, ठीक है, और एक सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षक, ठीक है। ये सारे प्रतिवेदन कौन सौंपता है, कैग किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करता है, वैसे कहाँ क्या करते हैं, संसद में प्रस्तुत करता है, फिर लोक लेखा समिति उसकी जाँच करती है। चलिए आगे देखते हैं प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति को मतलब लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ठीक है। अब इसका गठन कब हुआ था, 1950 में, और इसको जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर गठन किया गया था, ठीक है। उस समय जॉन मथाई क्या थे, वित्त मंत्री थे। ये सबसे बड़ी समिति है, प्राक्कलन समिति क्या है, सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। मैंने वहाँ पे 22 बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। इसमें जो सदस्य हैं वो 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति में क्या है, 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति के जो सभी सदस्य हैं वो लोकसभा से होंगे। इसका अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों में से लोकसभा द्वारा नियुक्त होगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा का तो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो 30 सदस्य होंगे उनमें से ही किसी चुने हुए सदस्यों में से लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर इस समिति का सदस्य बन जाता है, मान लो प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य चुने गए हैं उसमें से कोई एक जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं वहाँ चुना गया है, चयनित हो गया है, तो वह समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा, पदे खुद स्वयं बन जाएगा और फिर किसी अध्यक्ष को नहीं चुना जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए 30 सदस्य हैं, 30 सदस्य चुना गया, उसमें अगर वो लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो उनमें से वो अपने बीच में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे, ठीक है। अगर मान लो उस 30 सदस्यों में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो भी चुना जाता है तो वह स्वयं उस समिति का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। और इसका गठन क्या होता है, प्रतिवर्ष होता है, हर साल इसका गठन होता है। और इसका कार्य क्या है, तो वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा करना, खर्च कम करने के लिए और प्रशासन में सुधार लाने के लिए क्या करना, वैकल्पिक नीति तैयार करना, संसद में अनुदान की मांग रखने के लिए सिफारिश करना। ये सभी कार्य कौन करता है, प्राक्कलन समिति, ठीक है। वार्षिक जो अनुदान होगा उसका जांच कौन करेगा, प्राक्कलन समिति, ठीक है। अगर मान लो खर्च ज़्यादा हो रहा है, बजट बढ़ गया है ना, तो उसको सुधार लाने के लिए जो वैकल्पिक नीतियाँ हैं कौन बनाएगा, प्राक्कलन समिति, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति में क्या होता है, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। जहां आपको 22 दिखेगा, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। लोक लेखा समिति भी सेम है, 22 15 + 7। यहाँ सार्वजनिक उपक्रम समिति भी सेम है, 22 15 + 7। लोकसभा क्योंकि ज़्यादा सदस्य है उसमें, इसलिए 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। कार्यकाल 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति का भी 1 वर्ष का है, प्रतिवर्ष गठन होता है। वैसे ही सार्वजनिक उपक्रम समिति भी प्रतिवर्ष है ना, 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वह सार्वजनिक उपक्रम समिति का भी अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसका चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। प्रत्येक वर्ष इस समिति में 1/5 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। सरकारी उपक्रमों के लेखों का परीक्षण करना, ठीक है। मतलब मैंने जैसे बताया, प्रत्येक वर्ष समिति के 1/5 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 साल का होता है ना, और उसमें जो सदस्य हैं जब एक बार 1 वर्ष के लिए बन जाएंगे, ठीक है, 1/5 जो भी 5 सदस्य बन जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे को मौका मिलता है, ठीक है। तो इसका जो चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। और ये क्या होता है मैंने राष्ट्रपति के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। कार्य क्या है इसका, सरकारी उपक्रमों के लेखों का परीक्षण करना। और इसके अलावा भी कुछ समितियाँ होती है, प्रवर समिति, विशेषाधिकार समिति, सलाहकारी समिति। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए हम इसको ज़्यादा डील नहीं कर रहे हैं। जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं संसद में प्रस्ताव। क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। तो संसदीय प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। तो संसद में कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं: अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष के लोग लाते हैं। किस पर, जो मौजूदा सरकार है उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए, कि हमें अभी विश्वास नहीं, हमें लगता है कि आपने बहुमत खो दिया है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, प्रधानमंत्री लेके आता है। सत्ता में जो सरकार है वो लेकर आती है, ये दिखाने के लिए कि नहीं हमें बहुमत प्राप्त है। धन्यवाद प्रस्ताव कौन लाता है, जो सरकार है ना वही लेकर आती है। किसके, राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है तो उसे धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। कार्य स्थगन प्रस्ताव मतलब किसी विशेष लोक महत्व के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए, जो वर्तमान में कार्रवाई चल रही है उसे रोकने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और उस विशेष मुद्दे पर चर्चा की जाती है, ठीक है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी ऐसे ही है, जो कुछ घटनाएं ऐसी हो गई है जिस पर बहुत ज़रूरी है, लोक महत्व का एकदम मुद्दा है, उस पर हमें ध्यान को आकर्षित करना है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार निंदा प्रस्ताव किस पर क्यों लाया जाता है, सरकार की निंदा करने के लिए लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रस्ताव होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन, केवल लोकसभा में विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। कहाँ लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में। कौन लाएगा, विपक्षी दल। अपने दल के लोग क्यों लाएंगे, है ना, विपक्षी दल लेकर आएगा। केवल लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक नहीं है, ठीक है। मान लो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया गया, लोकसभा में लाया गया, क्योंकि सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। विपक्षी पार्टी ने लाया, 50 सदस्यों के समर्थन से लाया, ठीक है। अब वहाँ पे अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है, बाय चांस वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो ये तो सिद्ध हो जाएगा कि सरकार तो बहुमत में नहीं है, इसीलिए तो पारित हो पाया ना। बहुमत में होता तो पारित नहीं हो पाता, ठीक है। तो सरकार बहुमत में नहीं है, इस कंडीशन में मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं विश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो विश्वास प्रस्ताव मतलब इसको कौन लाएगा, प्रधानमंत्री लाएगा, मंत्रिपरिषद लाएगा। क्यों लाएगा, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है ये सिद्ध करने के लिए लाएगा, ठीक है। हमें लोकसभा में क्या है, बहुमत प्राप्त है, मेजॉरिटी प्राप्त है, इसे सिद्ध करने के लिए क्या लाएगा, विश्वास प्रस्ताव लाएगा। और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो ठीक है, सिद्ध हो जाएगा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को क्या है, बहुमत प्राप्त है। और अगर पारित नहीं हो पाया,
ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन बता रही हूँ। अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ रहा है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से। लेकिन अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो सिद्ध हो जा रहा है आप विश्वास प्रस्ताव को पारित ही नहीं करवा पा रहे हो, तो मतलब आपके पास क्या है, बहुमत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, जब प्रत्येक वर्ष ना प्रथम सत्र आरंभ होता है, हर साल सत्र चलता है, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, है ना। तो जब प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक आम चुनाव, मतलब जैसे ही लोकसभा का आम चुनाव होता है तो जो प्रथम सत्र होता है उसको राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, सरकार की जितनी नीतियाँ हैं, कार्यक्रम हैं, उसका संक्षिप्त विवरण करता है। और ये राष्ट्रपति का क्या कहलाता है, विशेष अभिभाषण। और राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है उसको मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है उसको मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है। फिर राष्ट्रपति जब उन नीतियों को प्रस्तुत करता है तो जैसे ही अभिभाषण खत्म होता है ना, अभिभाषण खत्म होने के पश्चात, अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए कि आपने हमारी इतनी तारीफ़ें की, हमारी नीतियों को बताया, इसको ज्ञापित करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जो सरकार है, सरकार के द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में, दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, लाया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव कौन लाता है, सरकार लाती है। धन्यवाद प्रस्ताव कौन लाती है, सरकार लाती है। क्यों लाती है, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है उसके पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए लाती है, ठीक है। अगर मान लो ये प्रस्ताव पारित हो गया तो ये सिद्ध हो जाता है कि सरकार बहुमत में है, ठीक है, सरकार को सदन में क्या है, बहुमत प्राप्त है। और यदि सरकार को लोकसभा में, है ना, ये लोकसभा में क्या हो रहा है, सरकार का जो धन्यवाद प्रस्ताव है वह पारित नहीं हो पाया, यानी उसको बहुमत नहीं मिला, है ना, पारित नहीं हो पाया, तो इतना तो समझ में आ जाता है कि सरकार क्या है, अल्पमत में है, उसको बहुमत प्राप्त नहीं है, तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। किस किस कंडीशन में त्यागपत्र देना होगा, इसे आप 2-3 बार लेक्चर को सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, पारित हो गया तो त्यागपत्र देना होगा। विश्वास प्रस्ताव है, पारित नहीं हुआ तो त्यागपत्र देना होगा। वैसे धन्यवाद प्रस्ताव है, अगर पारित नहीं हुआ तो भी सरकार को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको ये जो भी समितियां हैं, प्रस्ताव है, समझ में आए होंगे। और अगर नहीं आया तो 1-2 बार और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक क्विक रीजन है इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करवाएंगे उस पर ही चर्चा हो रही है। और अगर आपको संविधान का डिटेल पार्ट चाहिए तो उसके लिए आप पहले इस वीडियो में, मतलब अच्छा अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स आएगा तो मैं उसका डिटेल पार्ट भी बना दूँगी। चलिए ठीक है, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। थैंक यू।